चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है और उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान अभी आप लोग सुन रहे थे, वो बयान कितना मायने रखता है दक्षिण भारत की सियासत में? ये बयान क्या एक अलग सियासी मोड़ पे जाता हुआ इस बयान के कारण वहां की सियासत अलग दिखाई देती है आपको? कनिमोझी अलग बात कह रही हैं और लेकिन सब चाहे डीएमके हो एआईडीएमके हो, सब एक मंच पे हैं। बात है कि तमिलनाडु में एनडीए बिखर चुका है, अब वहां बचा नहीं हुआ। और लैंग्वेज के मुद्दे में, भाषा के मुद्दे पर, डिलिमिटेशन के यानी परिसीमन के मुद्दे पर कोई भी अगर बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा तो उसकी वहां पे राजनीति की को भारी नुकसान होगा। वहां पे उनके राजनीतिक अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। बीजेपी को बहुत मुश्किल से 4 सीटें तमिलनाडु में आई थी, वो भी एआईएडीएमके के साथ लड़के, उनके साथ मिल के लड़के। वो बहुत बड़ा खतरा है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक से साफ हो गए, तेलंगाना में बहुत शोर मचा, सरकार नहीं बन पाई, और अब तमिलनाडु में थोड़ा बहुत एक फुट होल्ड है, वो भी जाएगा। एक दूसरी बात की, जब भारतीय भाषाओं को, मैं इसको क्षेत्रीय भाषाएं कभी नहीं कहता हूँ, भारतीय भाषाओं के प्रति सबका सम्मान होना चाहिए। ये बड़ी गलतफहमी है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा, हिंदी राजकीय भाषा है। हिंदी और अंग्रेजी में राजकीय काम होता है, सरकारी काम की भाषा है वो राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन सभी भाषाएं, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, उर्दू हो, मराठी हो, बांग्ला हो, ये सब भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी और मोदी सरकार में स्थिति ये है कि किसी भी भाषा को सम्मान नहीं देना है। अभी आप देखिए उर्दू को लेकर कितना खराब बयान आया था योगी आदित्यनाथ का। उर्दू कहाँ की भाषा है? इसी भारत की भाषा है, यहीं पैदा हुई है, यहीं मेरठ में, दिल्ली के बगल में पैदा हुई है उर्दू। और हम एक सेंटेंस नहीं बोल सकते, योगी आदित्यनाथ भी नहीं बोल सकते एक भी सेंटेंस बगैर उर्दू के अल्फाज के इस्तेमाल के जी। तो हम भी जो बोल रहे हैं, तो आप देखिए कि उसमें उर्दू कितनी आती, मिक्स है। भारतीय भाषाएं सब बहुत मिक्स हैं आपस में। हम अनजाने में न मालूम कितने तमिल, कन्नड़, बांग्ला शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय भाषा को का सम्मान करना सीखना होगा। आप भाषा के चक्कर में पूरे आपने तमिलनाडु के जनता को कह दिया कि वो अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है। सबसे पुरानी भाषा है भारत की, उसको बोलने वाले असभ्य हैं। कितना उसका रिच लिटरेचर है, उसको बोलने वाले असभ्य हैं। तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और पूरा देखिए, जो मोदी सरकार का एजेंडा है वो डिवाइसिव है, विभाजनकारी। कहीं भाषा के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। मणिपुर में आप देखिए कि धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, 2 साल से हिंसा रुक नहीं पा रही। धर्म के ही तो आधार पर हिंसा हो रही है कि अधिकांश जो लोग वहां पे भुक्तभोगी हैं वो ईसाई धर्म के, उनके चर्चेस जलाए गए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है। जहां बीजेपी की सरकारें बनती हैं, ईसाइयों पे हमले चालू हो जाते हैं, मुकदमे चालू हो जाते हैं पादरियों पे। अभी राजस्थान भी एंटी कन्वर्जन लॉ लाने जा रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकार आती है, वो एक औजार इनका ये है कि उनको टॉर्चर करो ईसाइयों को। 2% पॉपुलेशन है, सबसे पीसफुल आपकी वो है जनसंख्या है यहाँ पे। और उन्होंने कितना बड़ा काम किया एजुकेशन में और हेल्थ सर्विसेज में। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी को, मोदी जी को ये विभाजनकारी एजेंडा छोड़ना पड़ेगा। ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। भारत अगर भाषा, धर्म, जाति के आधार पर रोज यहाँ पे हिंसा होगी, रोज बयानबाजी होंगे, रोज सोशल मीडिया पे ये चीजें होंगी, टीवी चैनल तो सुबह शाम हिंसा में लगे हुए हैं, शाब्दिक हिंसा में, नफरत में।
तो इतनी नफरत को लेकर अगर आप करेंगे तो भारत का जो है वो विकास रुकेगा। दूसरी बात कि अमेरिका लगातार अमेरिका के दबाव में है। कांग्रेस का आरोप सही है, जवाब देना चाहिए। जी। आप देखिए कि कई टैरिफ के अलावा कहां कहां वो अमेरिका की एंट्री हो रही है। अभी आप देखिए कि 2G स्पेक्ट्रम को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई, स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट को लेकर। जी। अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत आ चुकी है और उसने ये भी कर दिया कि सरकार ने कहा कि हम ऑक्शन नहीं करेंगे, प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम अलॉट कर देंगे। अब गृह मंत्रालय के पास फाइल है, गृह मंत्रालय फाइल को क्लियर कर देगा। स्टारलिंक इंडिया में आ चुका होगा, एक पैर तो उनका आ चुका है। तो ये जिस मुद्दे पर सरकार गिरा दिया आपने, स्टारएक्स जो एलन मस्क, स्टारएक्स और भारती एयरटेल दोनों के बीच समझौता हो गया, यानी उसकी एंट्री हो गई। एंट्री केवल एक औपचारिकता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए गृह मंत्रालय में उसकी फाइल है। स्पेक्ट्रम का नीलामी का सरकार ने मना कर दिया है। सरकार के बहुत चहेते मुकेश अंबानी जी ये चाह रहे थे कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। ये अमेरिका का दबाव है। एलन मस्क कौन है? हम रोज उनको व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ देखते हैं, सबसे करीबी है वो। कहा जा रहा है कि अमेरिका के सरकार के तमाम फैसलों पे उनकी बात मानी जाती है। जो वहाँ प्रशासनिक सुधार हो रहे हैं, यूएस एड का जो पैसा कटा है भारत का, जो 21 मिलियन जो बोल रहे थे, वो एलन मस्क के ही द्वारा हुआ था काम सारा। तो उसके बाद आप देखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी में क्या है कि जो भारत से तेल का जो रूस से करार है मुकेश अंबानी जी का, उसके तेल वाहकों जहाज पे प्रतिबंध लगा दिया गया, वो भी नहीं आने पा रहा है। आपका ईरान से और जगह से तेल नहीं आने पाएगा। तो तमाम टैरिफ के अलावा स्टील एल्युमिनियम पे तो पहले लग चुका है 25%। तो 2 अप्रैल के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती आने जा रही है। मोदी जी विदेशी फ्रंट पे वो काम कर नहीं पाए जो और लोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल। मैक्सिको तक ने 1 महीने के लिए मुलतवी करवा दिया, वो नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरा कि यहाँ नफरत का तापमान कम करना पड़ेगा, बजाय उसके उल्टा आपने एक और नया शुरू कर दिया, भाषाई नफरत। एक नया पोलराइजेशन शुरू कर दिया, भाषाई पोलराइजेशन। अभी यहाँ पे इतने झगड़े कम थे, आप देखिएगा कि होली और रमजान यही सब चल रहा है। अब आप दक्षिण भारत में इसी नफरत को ले जा रहे हैं कि वहां पे भाषा को लेकर झगड़े होंगे। ये कम करना पड़ेगा, ध्यान गवर्नेंस पे होना चाहिए। गवर्नेंस पे ध्यान नहीं मोदी जी का। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गवर्नेंस पर ध्यान ना होकर, ना देकर कहीं और ध्यान, और